हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल लॉ ऑफिसर्स के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो सेबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है कि मैम बैंकिंग लॉ से रिलेटेड एक्ट्स कैसे पढ़े, क्योंकि अभी तक तो हमें सीपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल लॉस पढ़ने की आदत है, पर बैंकिंग से रिलेटेड एक्ट्स कैसे पढ़े जाए। जो 3 मेन एरियाज मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं जहां उन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। पहला, लैंग्वेज। याद समझ में ही नहीं आता, लिखा क्या है, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। दूसरा, अगर लैंग्वेज समझ में आ भी जाती है तो इतने सारे सेक्शंस रिमेंबर कैसे करें, इतने सारे रेगुलेशंस, इतने सारे रूल्स, इतने सारे एक्ट्स, हर सेक्शन को रिमेंबर करना इज इम्पॉसिबल टास्क। और अगर रिमेंबर करा भी जा सके तो लिंक कैसे करें। ये 3 एरियाज, आई होप इस वीडियो के बाद आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई डिफिकल्टी होगी तो इस वीडियो के बाद सॉल्व की जा सकती है। एक चीज जो मैंने अपने स्टूडेंट से सुनी है जब वो बाकी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं कि बैराक पढ़ने की जरूरत क्या है, कमेंट्री पढ़ लेते हैं, कमेंट्री से सब समझ में आ जाएगा, इजी है, केसेस दिए हुए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बैराक तक जाने की जरूरत क्या है, लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है, समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और याद रखना पड़ रहा है। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैराक के बिना काम नहीं चलेगा, बैराक तो पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम आती है जब आप बैंकिंग की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, नंबर ऑफ लॉज ज्यादा, टाइम कम, सेक्शंस इतने सारे, और कोई एस्केप रूट भी नहीं है। क्यों? कमेंट्रीज ही नहीं है। सेबी एक्ट की कमेंट्री कैसे पढ़ोगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की कमेंट्री कैसे पढ़ोगे, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट की कमेंट्री कैसे पढ़ोगे? बस कोई ऑप्शन नहीं है, बेयर एक्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अब बेयर एक्ट उठाना है तो तरीका भी आना चाहिए कि पढ़ना कैसे है। वो तरीका आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियो वीडियो सुनने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाइए, लीगल एज आफ्टर कॉलेज खोलिए, वहाँ पे आपको हमारे कोर्स मिलेंगे। अब तो आईबीपीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया है ना, एक बार कोर्स एक्सप्लोर करिए, देखिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, हम क्या आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर उसमें से कुछ आपको पसंद आता है, प्लीज गेट इन टच विद अस, प्लीज 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 डू एंड visit the website, it is going to help you. Now coming back to the बेयर एक्ट, बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम इज कितना फ्रीक्वेंटली आप अपनी बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। एक बार बेयर एक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा बार उस बेयर एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। अब जब इतना फ्रीक्वेंटली पढ़ रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए ना कि पढ़ कैसे रहे हो। तो स्ट्रैटेजी समझने के लिए पहले समझो कि उस बेयर एक्ट का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वो बेयर एक्ट बनाई गई है। पर्पस दिया होता है हर बेयर एक्ट के प्रियम्बल में। ये देखिए, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सेबी का बेयर एक्ट, राइट। सेबी के बेयर एक्ट में मैं आपको दिखाऊंगी वहां जहां पे पर्पस दिया गया है। चलिए देखते हैं पर्पस के बारे में। हर किसी बेयर एक्ट में हर किसी बेयर एक्ट में आपको पर्पस होता है। पर्पस है जहां आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ जाता है। देखिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स in securities and to promote the development and to regulate the security markets। दो समझ में आए पर्पस, पहला इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, दूसरा सिक्योरिटी मार्केट का डेवलपमेंट करना है। तो हमें ये पता है कि जितने भी प्रोविजंस इस एक्ट में बनेंगे वो इन दो पर्पस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो अगर कोई सीधा क्वेश्चन पर्पस के बारे में आ जाता है, या बहुत सारे फंक्शंस बोर्ड के, बहुत सारे फंक्शंस सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के, आप सिर्फ इस एक लाइन से आंसर कर सकते हैं। यू हैव अ बेसिक आइडिया। पर्पस समझने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है कि पढ़ना कैसे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैं क्या करती थी, मैं हर पेयर एक्ट का प्रिंट आउट निकाल लेती थी। ओपी येलो कलर की बेयर एक्ट आती है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकाल लिया। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद हर पेपर के बाद मैं 5 से 6 ब्लैंक पेपर्स लगा देती थी और उसको फिर एक बार स्टेपल कर देती थी, तो वो मोटा बन गया। स्टिकी नोट्स वगैरह से काम नहीं चलता था। हर पेज के बाद 5-6 ब्लैंक पेपर्स होते थे, तो उन 5-6 ब्लैंक पेपर्स में ही अपने नोट्स बनाती थी। जितना बेयर एक्ट में नोट कर सकते हो, जितना लिख सकते हो, समरी वर्जन में, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ये प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, सबसे ज्यादा मेंस में हेल्प करेगा। तो आपको पता होगा क्योंकि वो आपके अपने बनाए हुए नोट्स हैं। और जब सेक्शन पढ़ने जाओ तो 3 फॉर्मूले को हमेशा याद रखो।
कोई एक सेक्शन पढ़ रहे हो तो उस सेक्शन को डाइसेक्ट करना सीखो, पार्ट्स में डाइसेक्ट डाइसेक्ट करना सीखो। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते वक्त जो डाइसेक्ट करो कि तीन मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, इन्वेस्टर है, इशूअर है, इंटरमीडियरीज है। वही डाइसेक्ट करो कि इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, इंटरमीडियरीज स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कलेक्टिव स्कीम लॉन्च करते हैं वो इंटरमीडियरीज होते हैं। जब इंटरमीडियरीज के बारे में लिखोगे तो वहीं के वहीं केस लिख सकते हो, कौन सा केस इंपॉर्टेंट था, 1972 का वो स्कैम जिसके वजह से एक्ट आया। तो उन्हीं उसी एक पेपर पे वही के वही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिख दी जो कि कनेक्शन में चल रही है, लिंक में चल रही है। तो आपके लिए याद ना इजी है, भूलोगे नहीं, याद रहेगा। मेंस में आंसर लिखना बहुत इजी हो जाएगा। डाइसेक्ट करने के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स। सेक्शन के अगर इंग्रेडिएंट्स याद रहेंगे तो मेंस अपने आप में केक वॉक हो जाता है। आपको पता है ये पर्टिकुलर सेक्शन है, अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करी है, प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी लॉ सेक्शन 42, लिमिट पहले थी 50, अब लिमिट कितनी है 200, कौन से ईयर में चेंज हुई है, लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड कंपनी है, तुरंत याद आ गया। इंग्रेडिएंट्स याद रखने से बाकी और बहुत सारे सेक्शंस कवर हो जाते हैं। तुमने डाइसेक्ट कर लिया, तुमने इंग्रेडिएंट्स भी समझ लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वही जहां नोट्स बना रहे हो, एक सेक्शन के बाद जो 5-6 पेजेस जोड़े थे वहां पे डाइसेक्ट करके इंग्रेडिएंट्स लिखने के बाद उस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, आईबीपीएस से भी जो भी तुम टारगेट कर रहे हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वहीं 4-5 पेपर में लिख लो। वहीं के वहीं सेक्शन पढ़ा, वहीं के वहीं इंग्रेडिएंट्स लिखे, वहीं के वहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे। योर रिविजन इज डन देन एंड देयर। तुम्हारे नोट तुम्हारी पत्थी हो जाएगी जो कि इंटरव्यू तक तुम्हें काम करेगी। सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, कॉनोटेशंस का ध्यान रखना। कॉनोटेशंस तुम्हें ले डूब सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड और मे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉनोटेशंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस लॉस। केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी तुम सेबी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करोगे वहां तुम्हें याद रखना जरूरी है कि सेबी के एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। सहारा ने कुछ ऐसा ही चैलेंज किया था कि सेबी के रेगुलेशन सहारा को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हुए थे, वो केस लॉज अपने आप में बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे ऑफेंसेस, सेबी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स कवर कर लेगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सी या।